कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी आज हम बात करेंगे संविधान ऑफ इंडिया की। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुल मिला के अगर ये लेक्चर देखा जाए ना, ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा ये मानिए कि इस लेक्चर को मिस ना कीजिए, इस लेक्चर को एट द एंड तक देखिए, फिर फील कीजिए डिफरेंस। सो हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी हम बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहां पे आप रूल्स पाओगे, जहां पे आप रेगुलेशंस पाओगे और जहां पे आप लॉज पाओगे। इन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हम इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाते हैं। देखो, इंडिया एक कंट्री है, अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। अब यही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इसमें आप यूजुअली लॉज पाओगे, रूल्स पाओगे, रेगुलेशंस पाओगे, फ्रेमवर्क पाओगे, जिस हिसाब से हम इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो चलाते हैं। ठीक है ना? तो आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। पहले तो ये है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, साथ ही साथ ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहां पे आप रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज पाओगे। इन्हीं रूल्स, लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से हम इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको चलाते हैं। ठीक है? हाँ, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको जनरली अगर हम देखेंगे ना, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको हमने आर्टिकल्स में डिवाइड किया, इसको हमने शेड्यूल्स में डिवाइड किया। या यूं कहें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पार्ट्स पाओगे, इसमें आप आर्टिकल्स पाओगे, इसमें आप शेड्यूल्स पाओगे। अब कितने पार्ट्स हैं वो हम देख लेंगे। पहले देखो, सबसे पहले हम पार्ट्स की बात करेंगे। जब भी हम पार्ट्स की बात करते हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप यूजुअली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, इसमें 22 पार्ट्स थे। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, इसमें कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे। अब आज की अगर हम बात करेंगे ना, इसमें 25 पार्ट्स हैं। ठीक है? पहले कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स। आज कितने हैं? 25 पार्ट्स। सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ, दूसरी बात, आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, इसमें कितने आर्टिकल्स थे? इसमें 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है? इसमें 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे ना, आज आप पाओगे 470 आर्टिकल्स। 470 आर्टिकल्स। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें आप 25 पार्ट्स पाओगे, आप इसमें 470 आर्टिकल्स पाओगे। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब और एक बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो ये है कि ये है आपका रिटन, ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्शन है यूके की अगर बात करोगे ना, वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैग्ना कार्टा, तो उसी हिसाब से जो यूके की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, पूरी कंट्री को चलाने के लिए, या यूं कहे पूरी कंट्री की निजाम को चलाने के लिए क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पाओगे कितने शेड्यूल्स? आप पाओगे 8, यानी ओरिजिनली पहले 8 शेड्यूल्स थे। पहले 8 शेड्यूल्स थे और आज जो है ना, आज 12 शेड्यूल्स है। पहले कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और आज कितने? आज 12 शेड्यूल्स है। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए जानना? इंपॉर्टेंट ये है कि पहले 22 पार्ट्स थे, आज 25 पार्ट्स है, यानी आज 25 पार्ट्स है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट्स है। ठीक है? अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पहले कितने पार्ट्स हैं, तो पहले कितने पार्ट्स थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो 22 पार्ट्स। ठीक है ना? तो उसी हिसाब से अगर हम आर्टिकल देखेंगे ना, पहले 395 आर्टिकल्स थे और आज जो है 470 आर्टिकल्स है। ठीक है ना? हाँ, पहले 8 शेड्यूल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आज 12 शेड्यूल्स है। अब ये कैसे हुआ? अब ये कैसे हुआ कि पहले पार्ट्स 22 थे, फिर 25 हो गए, आर्टिकल्स 395 थे, तो आज 470 आर्टिकल्स है। पहले 8 शेड्यूल्स थे, आज जो है 12 शेड्यूल्स है। ये बेसिकली विद चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, विद अमेंडमेंट जो है, नए विद अमेंडमेंट और शेड्यूल्स आ गए, और आर्टिकल्स आ गए, और पार्ट्स जो है वो ऐड हो गए किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विद चेंज इन टाइम। ठीक है ना? हाँ, अब देखो, अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो है डेट ऑफ एडॉप्शन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंडिया का, इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949,
यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुली प्रिपेयर था, आपका तैयार था। कब? 26 नवंबर 1949। क्या है? 26 नवंबर 1949। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? कब? तो 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर जो है ना, इंडिया में अगर हम देखेंगे ना, इस डे को मनाया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। याद रखना, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। ठीक है। हाँ, अब यहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया गया 26 नवंबर, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना। अब लेकिन इफेक्ट कब से है? इफेक्ट कब से है, या यूं कहे कब से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ पूरे इंडिया में, उसको कहते हैं हम डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से क्या होता है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये पूरे इंडिया में लागू होता है। या यूं कहे डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है आपका? 26 जनवरी 1950। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, अगर आपने अच्छे से इसको न जाना। क्या क्वेश्चन ये है कि अगर डेट ऑफ एडॉप्शन, या यूं कहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949, तो फिर क्यों वेट इंडिया ने किया कि इसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इसको कैम इनटू फोर्स लाया गया, या यूं कहे कमेंसमेंट जो डेट है वो रखी गई थी 26 जनवरी 1950। रीजन ये था, जब आपका लाहौर सेशन था ना 1929 में, तो लाहौर सेशन में इंडियन जो वहां पे उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे ना लाहौर सेशन में, वो थे जवाहरलाल नेहरू। वहां पे इंडिया ने डिसाइड किया था पूर्ण स्वराज, और वहां पे 26 जनवरी को जो है ना, 26 जनवरी कहा गया कि 26 जनवरी 1930 से क्या हम हर साल मनाएंगे 26 जनवरी को क्या एज इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को हम मनाएंगे एज इंडिपेंडेंस डे। तो इसीलिए यहां पे जो है डेट ऑफ कमेंसमेंट को रखा गया 26 जनवरी। नो डाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब तैयार होता है? 26 नवंबर, वही होता है डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है ना। फिर लेकिन कमेंसमेंट कब से होती है? 26 जनवरी 1950। अब देखो, 26 नवंबर आपका इंडिया में मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन डे है नहीं, वो रिपब्लिक डे है, क्योंकि इंडिया जो है अब एक रिपब्लिक बन गया। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। गॉट इट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो ये कि नेशनल फ्लैग। देखो, डेट ऑफ एडॉप्शन भी आपने याद रखा कि 26 नवंबर 1949। हाँ, डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950। अब नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे। देखो, नेशनल फ्लैग जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको कब अडॉप्ट किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया था पहले ही 22 जुलाई 1947। अब ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि जो नेशनल फ्लैग है ना, इसको कब अडॉप्ट किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 में। अब इस ट्राई कलर के बारे में जानेंगे, या यूं कहे नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे। देखो, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है ना, वो है ट्राई कलर। क्या है? ट्राई कलर। क्योंकि जेके एसएसबी ने रिसेंटली यही क्वेश्चन पूछा था। इसमें अगर आप देखोगे ना, इस पे टॉप पे सैफरॉन है। ठीक है, टॉप पे सैफरॉन है, जो कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, इसमें टॉप पे क्या है? सैफरॉन है। मिडल में आप व्हाइट पाओगे, ठीक है ना, और बॉटम में आप डार्क ग्रीन कलर पाओगे। यानी नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, आता है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग क्या पहले आपका ट्राई कलर है, उसमें पहला जो टॉप आता है वो क्या है? सैफरॉन, मिडल वाला व्हाइट, और नीचे जो है जो बॉटम जो है वो क्या है? डार्क ग्रीन। ठीक है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन आया था। अब अगर हम इसकी विड्थ और लेंथ देखेंगे ना, वो है 2:3। यानी अगर इसकी विड्थ इसकी 2:3 के हिसाब से जो है ना, हमें जो है अपना नेशनल फ्लैग जो है ना वो रखना चाहिए। किस रेशो में? 2:3 रेशो हिसाब में। यानी 2 इसकी विड्थ बनेगी और लेंथ इसकी क्या बनेगी? लेंथ बनेगी 3, यानी 2:3 में। अब आपने जाना कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल एंथम की बात करते हैं। देखो, नेशनल एंथम की बात अगर हम करेंगे ना, ये अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। यानी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेट हुई ना, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वजूद में आया ना, या यूं कहे कैम इनटू फोर्स आया ना, तो उससे पहले 2 दिन पहले एग्जैक्ट 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जाता है।
क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। अब नेशनल एंथम क्या है हमारा, नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, जन गण मन, ये जो है हमारा, यह है नेशनल एंथम। हाँ, अब नेशनल एंथम किसने लिखा है, किसने कंपोज किया, ये किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में, यानी बंगाली में जो है ना आपका जन गण मन, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये बंगाली में है। आप नेशनल एंथम पाओगे जो किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। हाँ, अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेशनल सॉन्ग। देखो नेशनल सॉन्ग की अगर हम बात करेंगे ना, नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग कौन सा आपका, वंदे मातरम। इसको कब अडॉप्ट किया गया, 24 जन 1950। चाहे हम नेशनल एंथम की बात करें या नेशनल सॉन्ग की बात करें, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो इसको भी 24 जन 1950 में क्या किया, अडॉप्ट किया गया। क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया, हाँ, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। हाँ, अब ये नेशनल सॉन्ग जो है ना वंदे मातरम, ये किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और किस में लिखा है, संस्कृत में, ठीक है ना। यानी नेशनल एंथम आपका किस में है, वो है आपका बंगाली में, लेकिन नेशनल सॉन्ग किस में, वो है आपका संस्कृत में, ठीक है ना। तो सब फिर से मैं थोड़ा इसको रिपीट करता हूं एक बार, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने जाना कि अगर हमें एक कंट्री, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इसी के हिसाब से हम जो है इसमें आप रूल्स रेगुलेशंस लॉज पाओगे, जिस हिसाब से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चलाते हैं। इसमें ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स है, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए यार। इसमें आर्टिकल्स थे 395 आर्टिकल्स, अब अभी आज की अगर हम बात करेंगे 470 आर्टिकल्स है। इसमें ओरिजिनली थे 8 शेड्यूल्स, आज कितने शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हुआ था, डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 को क्या दिन मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है पूरे इंडिया में। हाँ, अब डेट ऑफ कमेंसमेंट की जब हम बात करते हैं तो कब से लागू है, 26 जनवरी 1950 से, ठीक है ना। हाँ, 26 जनवरी 1950 से, और इसीलिए जो रिपब्लिक डे जो है मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, फिर हमने देखा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। ये ट्राई कलर है, ऊपर कौन सा है आपका सैफरॉन, बीच में कौन सा है व्हाइट, और नीचे कौन सा है डार्क ग्रीन, और किस रेशो में, 2:3 में, ठीक है। नेशनल एंथम आपने जाना कब से, नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट किया 24 जन 1950 से। हमारा नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। ये किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस में लिखा, बंगाली में लिखा। हाँ, अब नेशनल सॉन्ग की जब हम बात करेंगे तो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। तो ये कब से अडॉप्ट है, 24 जन 1950 से। किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो जुड़े थे किसके साथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वजूद में आया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जानेंगे। मैं देखो यहां पे हम जानेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या यूं कहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये कैसे वजूद में आ गया। देखो हुआ ये कि अगर हम बात करेंगे 1934 की, किसकी बात करेंगे, 1934 की। 1934 में क्या होता है, एक शख्सियत होती है जिसका नाम होता है एम एन रॉय। अब ये एम एन रॉय क्या करते हैं, ये एम एन रॉय जो होते हैं ना ये आइडिया देते हैं कि हम बनाएंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम किसने दिया था, एम एन रॉय ने 1934 में, फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, तो ये किसने कहा था, एम एन रॉय ने। कब, 1934 में। मैं कर रहा हूं बात हिस्टोरिकल फाउंडेशन की, तो इसीलिए एम एन रॉय को कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, कल अगर क्वेश्चन आ जाए ना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, एम एन रॉय को नहीं कहा जाता है, बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो हम आगे देख लेंगे क्यों कहा जाता है, लेकिन अभी आप याद रखो कि फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, एम एन रॉय को। ये दो है, एक तो होता है फादर, दूसरा होता है फाउंडर। फाउंडर मतलब जिसने फाउंडेशन, जिससे फाउंडेशन हुई, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे ना वो यहां से ही होती है। जब एम एन रॉय आइडिया देते हैं कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हम बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार करेगी, तो इसीलिए 1934 में आइडिया दिया था एम एन रॉय ने, इसीलिए एम एन रॉय को कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे जाते हैं। देखो अब एक साल के बाद यानी 1935 में क्या होता है, अब ये जो आइडिया एम एन रॉय ने दिया था ना, इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कौन, लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है ना वो इसको सपोर्ट करते हैं, और अब वो डिमांड आगे रखते हैं
ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो इंडिया किसके अंडर था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। तो ओवेसली इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना, वो डिमांड किसको करेंगे? वो डिमांड तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही डिमांड करेंगे ना। तो वही करते हैं, वो इस आइडिया को क्या करते हैं, पहले सपोर्ट करते हैं, फिर इसी डिमांड को आगे रखते हैं। ठीक है, अब देखो अब 1938 में क्या होता है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, वो डिमांड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जाए ना, उसमें सिर्फ इंडियंस होने चाहिए। उसके बाद 1940 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है ना, वो इस डिमांड को एक्सेप्ट करती है अगस्त ऑफर में। किसमें एक्सेप्ट करती है? अगस्त ऑफर में। किस डिमांड को? कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाएंगे। पहले एम एन रॉय ने 1934 में, फिर 1935 में कांग्रेस लीडर जो है उन्होंने आगे रखी डिमांड। फिर 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू का ये जो डिमांड है वो कहते हैं कि सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसमें सिर्फ इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, फिर 1940 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस डिमांड को एक्सेप्ट करता है। किसमें? अगस्त ऑफर में। ठीक है, हाँ। फिर 1942 में क्या होता है, 1942 में क्रिप्स मिशन क्या करता है, वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, लेकिन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। कब तक था? कब से कहां से कहां तक था? 1939 से 1944 तक था आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो वही कहते हैं कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई जाएगी। ये कौन कहता है? आपका यहां पे क्रिप्स मिशन। ठीक है, फिर यहां से असल में शुरुआत होती है। 1946 से क्या होता है कि कैबिनेट मिशन, यहां पे कैबिनेट मिशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई, ओवेसली इसमें मेंबर्स तो होंगे, इसमें टोटल 389 मेंबर्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, उसमें कितने मेंबर्स थे? पहले 389 मेंबर्स थे। अब ये जो 389 मेंबर्स थे ना, इसमें 292 थे ब्रिटिश इंडिया से, याद रख लेना, 292 थे ब्रिटिश इंडिया से, 93 थे प्रिंसली स्टेट से, और 4 मेंबर जो थे ना वो बिलोंग करते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ कहां? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कोरग एंड बल्तिस्तान। यानी 4 है ना ये, दिल्ली से एक, अजमेर मारवाड़ा से एक, कोरग से एक और बल्तिस्तान से एक, यानी 4 इन प्रोविंसेस के 4 मेंबर्स थे। कुल मिला के कितने थे? 389 मेंबर्स थे। किसमें? इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब इनको इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है ना। अब आपने जाना कि 1946 में क्या होता है, अब 1946 में कैबिनेट मिशन जो होती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाती है। इसमें 389 मेंबर्स होती है, 292 होती है कहां से? ब्रिटिश इंडिया से, 93 होती है प्रिंसली स्टेट से, और 4 होते हैं किन से? प्रोविंसेस से, चीफ प्रोविंसेस से। ठीक है ना। हाँ, आगे देखो, आगे फिर क्या हुआ। अब आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, एम एन रॉय ने आइडिया दिया था 1934 में, फिर 1935 में कांग्रेस के लीडर्स ने डिमांड आगे रखी थी, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसमें सिर्फ इंडियंस होने चाहिए, फिर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर में, फिर 1942 में उन्होंने कहा कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओवेसली फिर क्या होता है, कैबिनेट मिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाता है। इसमें 339 मेंबर्स होते हैं, 292 ब्रिटिश इंडिया से, 93 प्रिंसली स्टेट से, 4 किसे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कोरग एंड बल्तिस्तान। ठीक है ना। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है ना, अब इनकी पहली मीटिंग होती है, अच्छे से समझ लेना। अब ये इनको क्या करना है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करना है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना है ना। अब पहली मीटिंग होती है इनकी 9 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट है, पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन आता है कि पहली मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हेल्ड हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में, और कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। लेकिन इसमें टोटल 211 मेंबर्स थे। अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। लेकिन इसमें इस पहली मीटिंग में कितने होते? सिर्फ 211 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। हाँ, अब इसमें जो होता है, इसमें प्रेसिडेंट तो होगा ही नहीं, ओब्वियसली प्रेसिडेंट तो अभी अपॉइंट नहीं, लेकिन वहां पे जो सीनियर होते हैं ना, वो होते हैं डॉक्टर सच्चिद आनंद सिन्हा। डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जो होते हैं सीनियर होते हैं, तो उसी को बनाया जाता है एज अ इंटीरियम और प्रोविजनल प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन कल आ जाएगा आपका, हु वाज द इंटीरियम और द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कौन है आपके? डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा। ठीक है। हाँ,
ठीक है, गॉट माय पॉइंट। हाँ, फिर क्या होता है, फिर 2 दिन के बाद और जो मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है किसकी, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब जब ये कब होती है, ये होती है 11 दिसंबर, यानी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में, जहाँ पे 211 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं, और वहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ इंटीरियम और प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया जाता है, यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो कि सबसे एल्डेस्ट होते हैं। फिर क्या होता है 11 दिसंबर, यानी 2 दिन के बाद अब मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग होती है, और इसी सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये बन जाते हैं, पहले ये बन जाते हैं परमानेंट, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या बन जाते हैं, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ, एसी मुखर्जी को बनाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। किसको बनाया जाता है, एसी मुखर्जी को बनाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ BN राव, क्वेश्चन आता है, इसको बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अब क्वेश्चन आता है कि हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे, BN राव। ठीक है, हाँ, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एसी मुखर्जी। ठीक है, हाँ, फिर क्या होता है, फिर 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन जो होता है ना, यही बेसिकली आपकी मतलब ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन एक यूं कह सकते हैं हम, एक ड्राफ्ट होता है, एक ड्राफ्ट होता है, ये प्रिपेयर करता है जवाहरलाल नेहरू, और ये फिर पास, इसको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास करती है 2 जनवरी 1947। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन है ना, ये प्रेजेंट कौन करता है, ये प्रेजेंट कौन करता है, ये प्रेजेंट करता है आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाँ, फिर क्या होता है, फिर 3 जून 1947 को क्या होता है, फिर क्या होता है 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि आपके लास्ट क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो एक प्लान लाते हैं जिसको 3 जून भी प्लान भी कहा जाता है, बालकन्स प्लान भी कहा जाता है, या यूं कहे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहा जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहा जाता है। अब ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, ये बनाते हैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। अब उससे क्या होता है, जो 389 मेंबर जो होते हैं ना, उसको रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 389 मेंबर्स थे, वो मैंने ऑलरेडी बोला कि उसमें 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडिया से, 93 थे फ्रांसीसी स्टेट से, और 4 थे। लेकिन इस 3 जून 1947 में क्या होता है, यहाँ पे पार्टीशन होता है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। जब ओवैसली पार्टीशन होगा ना, ओवैसली 389 मेंबर्स कम होंगे ना, तो इसमें अब मेंबर्स जो होते हैं ना वो रिड्यूस होते हैं 299। ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल JKPSI पोस्ट में ये क्वेश्चन आया था एक बार कि कितने मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तब पार्टीशन के वक्त पे, जब पार्टीशन हुआ था, 299 मेंबर्स थे। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बन जाती है और पाकिस्तान के लिए अलग बन जाती है। ठीक है ना, अब जब इनको 2 हिस्सों में बांट दिया ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, इसमें पहले 389 मेंबर्स थे, अब पार्टीशन की वजह से इसमें कितने मेंबर्स रह गए, 299 मेंबर्स रह गए। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट है, पहले 389 मेंबर्स थे, उसमें आपके 292 थे ब्रिटिश इंडिया से, 93 फ्रांसीसी स्टेट से, और 4 थे आपके प्रोविंसेस से। लेकिन फिर आफ्टर पार्टीशन क्या होता है, मेंबर्स की जो संख्या है ना वो कम होती है, मेंबर्स रह जाते हैं कितने, 299 मेंबर्स रह जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, अब यहाँ पे पार्लियामेंट भी बन जाता है, इसी के हिसाब से फिर आपका पार्लियामेंट भी बन जाता है, यानी इंडियन पार्लियामेंट भी बन जाता है। तो पार्लियामेंट जब बन जाता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन जाती है, पार्लियामेंट भी बन जाता है आपका। तो फर्स्ट स्पीकर जो होते हैं ना इंडियन पार्लियामेंट के, वो होते हैं GV मालवंकर। GV मालवंकर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट स्पीकर आते हैं, कि वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, कौन थे, GV मालवंकर। ठीक है, हाँ, उसके बाद अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो 26 नवंबर को बनाया जाता है, यानी प्रिपेयर होता है, 26 नवंबर को वो प्रिपेयर होता है, क्योंकि पहले मैंने कहा था डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर को कौन सा दिन हम मनाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1947 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर होता है ना, इसमें यहाँ पे साइन, यहाँ पे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर रहेंगे, 299 मेंबर रहेंगे, लेकिन ओनली 284 मेंबर्स
अब आपने यहाँ पे देखा कि 284 मेंबर्स जो होते हैं ना वो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करते हैं। नो डाउट कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे, लेकिन साइन कितने मेंबर्स ने किया, 284 मेंबर्स ने साइन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये भी क्वेश्चन आता है। देखो थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे और क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की, शुरुआत हमने की कि 1934 में क्या होता है, एम एन रॉय क्या देते हैं आइडिया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। तो यहाँ इसीलिए एम एन रॉय को कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहां से 1935 में क्या करते हैं, कांग्रेस लीडर जो होते हैं वो आगे रखते हैं ये नहीं आएगा। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो इंडियंस, ओनली इंडियंस होंगे। ठीक है, फिर 1940 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस जो डिमांड रखी गई थी इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो बन जाएगी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाता है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, 389 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें 292 मेंबर्स जो थे वो इंडिया से, 93 प्रिंसली स्टेट से, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, कोरगन, बल्तिस्तान। हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें पहले जो इंटीरियम या यूं कहे प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं डॉक्टर कौन से, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन के बाद और एक मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं फर्स्ट बन जाते हैं, फर्स्ट क्या बन जाता है, परमानेंट प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ ऐसी मुखर्जी बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और ये मत बोलिए बी एन राव बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है ना। फिर 13 दिसंबर को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट जो होते हैं ना वो प्रेजेंट करता है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो ये जो ड्राफ्ट होता है इसको फिर पास किया जाता है, पास कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जैन 1947 में। फिर माउंट बैटन क्या करता है, वो एक प्लान लाते हैं जिसको माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है या 3 जून प्लान भी कहा जाता है या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को। जब डिवाइड करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, ओवेसली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे ना वो ओवेसली कम होते हैं, वो 389 से कितने रह जाते हैं, 292 रहते हैं, और वहां से इंडियन पार्लियामेंट भी बन जाता है, और फर्स्ट जो स्पीकर होते हैं वो बन जाते हैं जी मलंकर। ठीक है ना। हाँ, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, डेट ऑफ एडॉप्शन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वो है 26 नवंबर 1947। ठीक है ना, सॉरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। यानी यहाँ तो 292 मेंबर्स रह गए थे, लेकिन अब इनको और टाइम लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। तो ओवेसली कब बनाते हैं वो, 26 नवंबर 1949 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो तैयार होता है। इसीलिए डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, और यही 26 नवंबर ये मनाया जाता है कौन सा डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है ना, फिर इस पर साइन कितने मेंबर्स करते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 284 मेंबर्स, 299 मेंबर्स नहीं करते, 284 मेंबर्स ही साइन करते हैं। ठीक है ना, आगे जाए हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि जेके एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है फैक्ट्स से रिगार्डिंग। देखो सबसे पहला फैक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे ना सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप कितने पार्ट्स पाओगे, 25 पार्ट्स पाओगे। पहले कितने थे, 22 पार्ट्स थे। कितने आर्टिकल्स पाओगे, ऑलमोस्ट 470 आर्टिकल्स पाओगे। पहले कितने थे, 395। कितने शेड्यूल्स पाओगे, 12 शेड्यूल्स पाओगे। पहले कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, इनको कितना टाइम लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में। देखो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बन गई थी, फिर पहली मीटिंग इनकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, तो अगर हम देखेंगे ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर बन गई थी आपकी, यानी डेट ऑफ एडॉप्शन हम देखते हैं 26 नवंबर 1949। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लग गया कितना टाइम प्रिपेयर करने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना लग गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने में, 2 years 11 months 18 days। याद रख लेना, 2 years 11 months 18 days। इस पीरियड में आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो तैयार होता है, वो प्रिपेयर किया जाता है। करता कौन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नो डाउट, लेकिन कितना टाइम लग गया, 2 years 11 months 18 days। ठीक है ना। हाँ, आगे जाएंगे। देखो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसमें पहले 15 वुमेन्स थी, यहां से भी क्वेश्चन आता है, यानी वुमेन मेंबर्स जो थी ना वो 15 थी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ था ना तो इसमें जो मेंबर्स थी ना उनको रिड्यूस किया गया 9।
अगर क्वेश्चन आएगा ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, वुमेन मेंबर्स कितने थे, तो 15 टिक कर लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आफ्टर पार्टीशन कितने रह गए, तो 9 रह गई। ठीक है। हाँ, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बी एन राव मैंने बोला था आपको, सर बिनिगल नरसिंह राव, ये क्या है, ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइजर। मैंने ऑलरेडी बोला कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, आपके राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ऐसी मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर कौन है, बी एन राव। उसी को कहा जाता है सर बिनिगल नरसिंह राव। आता है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो बी एन राव थी। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे सेक्रेटरी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सेक्रेटरी तो वो थे एच.वी. आयंगर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे, ये थे सेक्रेटरी किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर हम देखेंगे ना कितना एक्सपेंडिचर लगा, 64 लाख कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा क्या प्रिपेयर करने में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने में। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे प्रिपेयर नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में कितना एक्सपेंडिचर लगा, 64 लाख। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि महात्मा गांधी और जो अली मोहम्मद जिन्ना थे ना, या मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, वो पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आ जाएगा कि हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जवाहरलाल नेहरू तो थे ही थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे, और साथ ही साथ जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी पार्ट नहीं थे किस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है। हाँ, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करेंगे ना, इसमें आप 8 मेजर कमिटीज पाओगे। कितने कमिटीज पाओगे, यहाँ इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट 13 माइनर कमिटीज पाओगे। लेकिन ये 8 मेजर कमिटीज है ना, अब कमिटीज आपको याद नहीं करनी है, बल्कि इनके चेयरमैन आपको याद करने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना एसएससी और जेके एसएसबी पूछता है कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो कितने मेजर कमिटीज थे, 8 कमिटीज थी, और माइनर कितने थे, 13 थे। देखो, इन मेजर कमिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आपको याद रखनी है ना, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी रखनी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जिन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना कैसे हम बनाएंगे, जिन्होंने प्रिपेयर किया। नो डाउट ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन जो था ना वो प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन अब ये ड्राफ्ट बनाना था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, आर्टिकल्स कैसे रखेंगे, शेड्यूल्स कैसे, सब कुछ कैसे। बिल्कुल, इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, और इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो आपके चेयरमैन थे ना, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आता है, तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसने ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास अभी रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन वो ड्राफ्ट प्रिपेयर किसने किया, वो किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था एम.एन. रॉय को कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि जब ये कमिटीज बनाई गई ना, 8 मेजर कमिटीज और 13 माइनर कमिटीज, 13 से ज्यादा आई थी ऑलमोस्ट। यहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं पता कि कितने माइनर कमिटीज थे, लेकिन मेजर कमिटीज 8। ठीक है ना, और वहां से ही आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो मेजर कमिटीज में पहली ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके कौन से चेयरमैन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हाँ, अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जान लीजिए। इसमें हम देखना है कितने मेंबर्स थे। इसमें टोटल थे 7 मेंबर्स। कितने थे, 7 मेंबर्स। एन गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी आयर, हो गई 2। के एम मुंशी, कितने हो गई, 3। सईद मोहम्मद सौदुल्ला, कितने हो गए, 4। हाँ, फिर आते हैं हमारे एन माधव राव। एन माधव राव रिप्लेस करते हैं बी.एल. मित्तर को। असल में पहले बी.एल. मित्तर होती है, लेकिन उसकी मौत होती है, फिर एम.एन. माधव राव बन जाते हैं बी.एल. मित्तर की जगह। और ऐसे ही कृष्ण मचारिया जो होते हैं ना, वो रिप्लेस करते हैं डी.पी. खैतान को। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, 7 मेंबर्स याद करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। एन गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी आयर, के एम मुंशी, ठीक है ना, सईद मोहम्मद सौदुल्ला, और आपके एन माधव राव, और आपके कृष्ण मचारिया। तो टोटल मिला के बनते हैं 6, और टोटल मिलके कितने बनते हैं, ये 6, और आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बन जाते हैं 7 मेंबर्स थे किसके, इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आगे जाते आगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे मेजर कमिटीज के बारे में। मैंने बोला कि 8 मेजर कमिटीज है, तो 8 मेजर कमिटीज जो है ना, इनके चेयरमैन आपको याद करने ही करने। जैसे आपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रखा याद, किसका, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी में आपने देखी कि 7 मेंबर्स थे, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे, इसीलिए उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब है यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन या स्टेट पावर्स कमेटी
यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी। चाहे यूनियन जहां भी लिखा होगा ना, अब ट्रिक कैसे, ट्रिक है यहाँ पे, यूनियन पहले जहां पे भी लिखा होगा ना, आप ट्रिक कर, आप मार्क करना जवाहरलाल नेहरू। चाहे यूनियन पावर्स कमेटी की बात करेंगे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करेंगे, या स्टेट कमेटी की बात करेंगे, यूनियन या स्टेट कमेटी की बात करेंगे, तो वहां पे जो चेयरमैन थे ना वो थे जवाहरलाल नेहरू। यानी यूनियन पावर्स कमेटी में जवाहरलाल नेहरू थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, हाँ स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे है प्रोविजनल कमेटी जो थी ना, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। हाँ एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडिंग एरिया पे, इसके लिए भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना वो चेयरमैन थे, ठीक है। हाँ फिर आपने जाना कि ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर रूल्स फॉर प्रोसीजर कमेटी, देखो रूल्स फॉर प्रोसीजर कमेटी, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना ये आपके चेयरमैन थे, ये आपके प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये जो प्रेसिडेंट थे ना ये बनाए गए थे किसके चेयरमैन, एक तो रूल्स के और स्टीयरिंग कमेटी। देखो प्रेसिडेंट हमेशा क्या करता है, आप याद कैसे रखोगे, देखो जो भी प्रेसिडेंट होता है ना वो सबसे, मतलब प्रेसिडेंट जो होता है ना वो हेड ही होता है ना। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी लीजिए, अब गाड़ी में जो हेड होता है ना उसी के पास स्टीयरिंग रहती है ना, तो स्टैंडिंग कमेटी आप ऐसे याद रखो कि स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रेसिडेंट है। और रूल्स भी कौन बनाएगा, रूल्स भी बनाएगा, क्योंकि हेड ही बनाता है ना रूल्स, तो रूल्स हेड ही बनाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना रूल्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी तो आपने जाना है कि ड्राफ्ट प्रिपेयर, इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ फिर से यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन मैंने कहा कि यूनियन जहाँ पे भी होगा और स्टेट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आप क्या टिक कर लेना, जवाहरलाल नेहरू, यानी यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ पे आपके जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स या एडॉक कमेटी, उसके जो थे ना वो उसके जो चेयरमैन थे ना वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो यहाँ पे हम जानेंगे प्रेम्बल के बारे में, प्रेम्बल है क्या ये जान लेंगे। देखो जब भी आप बुक देखते हो ना, आपके पास बुक तो होती है ना, अब बुक जब आप फर्स्ट पेज देखते हो ना तो वहां पे इंट्रोडक्शन लिखा होता है बुक के बारे में, ठीक है ना। तो प्रेम्बल जो है ना ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है प्रीफेस और इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जहां पे इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा होगा ना उसको कहते हैं हम प्रेम्बल, ठीक है। तो प्रेम्बल बेसिकली पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन प्रेम्बल में आप सिंपली पाओगे वहां पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया होगा किसके रिगार्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो जैसे आपने बुक में देखा होगा कि इंट्रोडक्शन अबाउट द बुक या प्रीफेस अबाउट द बुक, तो वही अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे वहां पे प्रेम्बल जो है उसको, प्रेम्बल जो है जहां पे इंट्रोडक्शन लिखा होगा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको कहते हैं प्रेम्बल, ठीक है। अब ये प्रेम्बल लाया कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेम्बल लाया हमने यूएसए से, देखो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर आप देखोगे ना वहां पे ये प्रेम्बल था, तो हमने लाया वहीं से, ठीक है। तो हमने भी रखा प्रेम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लाया कहां से, यूएसए से। अब इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज जो हमने रखी है ना इसमें, किसमें, प्रेम्बल में, वो लैंग्वेज कहां से लाई, वो लाई हमने ऑस्ट्रेलिया से। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पहले मैंने बोला कि प्रेम्बल क्या है, वो है इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल है, ठीक है। यानी प्रीफेस या इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है आपका प्रेम्बल, ठीक। अब प्रेम्बल हमने लाया कहां से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज हमने रखी है ना वो कहां से लाई, वो ऑस्ट्रेलिया से। यानी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी है ना वही हमने भी लिखी है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। आइडिया हमने लाया कहां से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो इस प्रेम्बल को कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कल क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडेंटिटी आप जब देखते हो ना तो आप देखते हो नाम क्या है, ये क्या है, इंट्रोडक्शन देखते हो ना, कहां से आया बंदा, क्या नाम है इसका। तो जब आप प्रेम्बल देखोगे ना तो आप इंट्रोडक्शन जो है वो पाओगे, लेकिन किसके रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, इसलिए इसको कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ अब प्रेम्बल जो है ना इसकी बेस होती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल किसकी बुनियाद पे है, इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, वो हमने जाना, ठीक है ना। पास नहीं किया था बल्कि लाया था, ड्राफ्ट बनाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने,
ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप 4 कंपोनेंट्स पाओगे प्रेम्बल में जो आपको इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको जानने ही जानने क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसमें। देखो, सबसे पहला है कि प्रेम्बल जो है ना, ये डिक्लेयर करता है जो इंडिया का नेचर ऑफ स्टेट है ना, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डिक्लेयर्स नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स हैं, उनका स्टेट हम पूरे कंट्री को यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि स्टेट कहा जाता है कंट्री को, बाकी कंट्रीज में आप स्टेट देखोगे कंट्री को ही कहा जाता है। तो प्रेम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडियन जो है ना, इंडियन कंट्री का इसका नेचर क्या है। ये कहता है कि इंडियन कंट्री जो है ये है स्वैरिन। स्वैरिन जो है मतलब होती है सिंपली जो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। हाँ, सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देखो, सोशल, ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आता है। वहां पे दिया होगा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन प्रेम्बल जो है वो इंडियन स्टेट को कैसे डिक्लेयर करता है, इंडियन स्टेट जो है ना, इसको क्या, इसका नेचर कैसा है, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, या इंडिया कंट्री का नेचर कैसा है एज पर प्रेम्बल, या सिंपली कहेगा कि इंडिया जो स्टेट है, इंडिया जो कंट्री, इसका नेचर क्या है। तो ये क्या है, ये प्रेम्बल हमें बताता है ना इंडियन कंट्री का नेचर क्या है। ये स्वैरिन है, स्वैरिन मीन्स ये इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट है, ठीक है। सोशलिस्ट आप लोगों को पता होगा। सेक्युलर मतलब यहाँ पे जितने भी मजहब है ना, हर एक को रेस्पेक्ट किया जाएगा, ये है सेक्युलर, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब होता है जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, ठीक है। हाँ, रिपब्लिक मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट हो। देखो, रिपब्लिक हम लेंगे, यूके जो है ना वो रिपब्लिक नहीं है, इंडिया जो है ना वो रिपब्लिक है। इंडिया रिपब्लिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है, यूके में हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट नहीं किया जाता है। अब रिपब्लिक उस कंट्री को कहेंगे जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन सा है, हमारा हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट होता है कौन सा, प्रेसिडेंट। लेकिन यूके में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वहां पे मोनार्की सिस्टम है, वहां पे क्वीन या किंग जो होता है ना वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन वहां पे होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है, इंडिया जो है रिपब्लिक, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, ठीक है। तो क्या है इंडियन स्टेट या यूं कहे इंडियन कंट्री का नेचर क्या है, यह है स्वैरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये याद रखना है, ठीक है। क्या है, स्वैरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, प्रेम्बल जो है ना ये ऑब्जेक्टिव बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमें बताता है प्रेम्बल। कौन बताता है, प्रेम्बल। वो क्या बताता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। जस्टिस, हर एक के साथ जस्टिस किया जाता है। लिबर्टी क्या होता है, हर एक जो है वो आज़ाद है। इक्वलिटी, हर एक के साथ इक्वलिटी से पेश आना चाहिए। फर्टर्निटी, ब्रदरहुड हमें कायम करना चाहिए। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी जो है ना, ये जो है ना ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये 4 जो है ना ये ऑब्जेक्टिव्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एज पर प्रेम्बल। पहले आपने देखा कि एज पर प्रेम्बल इंडिया का जो स्टेट है ना इसका नेचर क्या है, स्वैरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है ना। वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। वहां पे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का नेचर जो है ना वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, ठीक है ना, या इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, वो क्या है, स्वैरिन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है ना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट जो प्रेम्बल होता है ना, ये बताता है कि जो पीपल ऑफ इंडिया होंगे ना ये सुप्रीम होंगे, या यूं कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव इट्स अथॉरिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी डेराइव करता है फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। कैसे अथॉरिटी डेराइव करता है, फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया से। क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे ना वहां पे आप पहले देखोगे वो द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेराइव करता है अथॉरिटी कैसे, इंडिया के लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। हाँ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाओगे आप, प्रेम्बल में पाओगे आप डेट ऑफ एडॉप्शन, और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1946, ठीक है ना। हाँ, 26 नवंबर 1946। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रेम्बल के बारे में, प्रेम्बल जो है ना सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, कब, ज्यूरिंग 42nd अमेंडमेंट। जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना 1976 में, 42nd अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस वक्त जो प्रेम्बल है वो अमेंड किया गया था। सिर्फ एक बार आपका प्रेम्बल जो है उसकी अमेंडमेंट हुई है, और उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए। क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल जो है कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, एक बार किया गया। कितने वर्ड्स इसमें ऐड किए गए, 3। क्या क्या ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी कब ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड
ग्रेटी जो है इसमें ऐड किया गया है। किसमें? आपके प्रेम्बल में। आगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे हम देखेंगे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको कहा जाता है बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? बारोड, यानी जो किसी से हम बारो करेंगे। देखो होता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी हम बात करते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इसको बारो किया गया है फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में थे। किस में थे? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां पे आप फंडामेंटल राइट्स थी। तो वही फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इंडिया ने क्या किया, वही फंडामेंटल राइट्स किस में रखे गए? किस में रखे? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे। ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बहुत सारे, चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, या बहुत सारे ऐसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बेसिकली है रैन सैंकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसमें आप बहुत सारे पार्ट्स देखोगे जो लाए गए थे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे यूएसए की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, तो वहाँ से लाए गए। तो इसीलिए हम जो है अब सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, जो स्केलेटन है ना, स्केलेटन मतलब ढांचा, स्केलेटन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो डेराइव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यानी मेजॉरिटी पोर्शन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाओगे ना, ऑलमोस्ट 75% जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पाओगे ना, वो लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बनाया गया ना, उसमें ये बनाया गया कि कैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी। ठीक है ना। तो वहां से ही लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ऑलमोस्ट 75% जो है ना, जो ऑलमोस्ट 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया और रखा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना। इसीलिए इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को कहा जाता है बेसिस और बिलो प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर हम बुनियाद देखेंगे ना, या बेस देखेंगे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। या ढांचा स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी कौन सा है? यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये है रैन सैंकिंग ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस ना वर्ल्ड के, उनकी रैन सैंकिंग है। क्योंकि हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर किया गया ना, वो अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे अभी सोर्स में आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसमें बहुत सारे पार्ट्स बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए और रखे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यूके से क्या लिया गया, यानी यूनाइटेड किंगडम। यूके मीनिंग ब्रिटेन। देखो अभी इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो यूके से लिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो किस कंट्री से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया गया आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो अभी हमारा पार्लियामेंट है ना, हमारे दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये दो हाउसेस कैसे हैं हमारे पास? ठीक है ना। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि दो हाउस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा होंगे, लेकिन ये कहां से लिया गया? ये लिया गया आपके यूके से। यानी यूनाइटेड किंगडम का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो वहां से ही लिया गया। ठीक। हाँ, दूसरा रूल ऑफ लॉ भी कहां से? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। ठीक है। हाँ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वो भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप, देखो इंडिया में अगर आप देखोगे ना, इंडिया में है सिंगल सिटीजन, इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट कहां पे लिया गया? यूके से लिया गया। ठीक है। हाँ, कैबिनेट सिस्टम, जो इंडिया का कैबिनेट है ना, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है ना। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो ये कैबिनेट सिस्टम लिया कहां से? ये भी लिया यूके से। ठीक है। हाँ, बाइकैमरलिज्म कहां से लिया? यूके से। तो ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखने कि यूके से हमने क्या लिया। पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिया, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म। ठीक है ना। क्योंकि बाइकैमरलिज्म मीन्स आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में दो हाउसेस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो यूएसए से क्या लिया हमने, यूएसए से अगर हम बात करेंगे, अभी जो फंडामेंटल राइट्स है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बारो हमने किया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स कहां से? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ, तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। रिमूव कैसे करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी जुडिशरी अलग है ना, जुडिशरी अलग है हमारी, क्योंकि यहाँ पे तीन और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी अलग है। तो ये भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह है कि जर्मनी से क्या लिया हमने? जर्मनी से लिया हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी होती है ना इंडिया में, तो फंडामेंटल राइट्स, किस फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड करेंगे, ये हमने लिया जर्मनी से।
यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कहां से लिया? जर्मनी से। अब देखो साउथ अफ्रीका से क्या लिया? साउथ अफ्रीका से हमने लिया सबसे पहले अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, इसकी हम अमेंडमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अमेंडमेंट करते हैं ना, ये अमेंडमेंट प्रोसीजर कहां से लिया? ये लिया हमने साउथ अफ्रीका से, ठीक है। हाँ, और मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं ना राज्यसभा में, दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं ना, उनका इलेक्शन कैसे करें, ये भी हमने कहां से लिया? ये लिया साउथ अफ्रीका से। ऐसे आपको याद रखना है। फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिक। फ्रांस से हमने लिया क्या? रिपब्लिक। देखो रिपब्लिक क्या होता है इंडिया में, अगर आप देखोगे ना, इंडिया में जहां पे हेड ऑफ द स्टेट होगा ना इलेक्टेड, उसको कहा जाता है रिपब्लिक। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो है हमारे प्रेसिडेंट। वो इलेक्टेड होते हैं ना, नो डाउट इनडायरेक्टली, लेकिन इलेक्टेड होते हैं ना, वो इलेक्टेड है, उसी को कहा जाता है रिपब्लिक। और ये रिपब्लिक कहां से हमने लिया? फ्रांस से लिया, ठीक है ना। हाँ, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो वो भी कहां से लिया? फ्रांस से हमने लिया, ठीक है। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने कॉन्करेंट लिस्ट। देखो 3 लिस्ट होते हैं, एक तो होता है आपका स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। जॉइंट स्टिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ, जॉइंट स्टिक 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे देखिए फ्रांस को तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा। रशिया का देखेंगे। रशिया से लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए? रशिया से लिए। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? यूएसए से लिए, ठीक है ना। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया? वो हमने यूके से लिया, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिया? यूके से लिया। तो रशिया से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज। और यहाँ पे आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो होते हैं ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्ट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्ट, जो कहाँ पे होते हैं? जो आपके प्रेम्बल में लिखा जाता है कि कौन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो हमने रशिया से थी। तो रशिया से हमने क्या क्या लिया? एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, कौन कौन? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जब हम बात करते हैं। अब आयरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड से लिया हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, अब आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज आपने रशिया से लिए, ठीक है ना। हाँ, एयरलैंड से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एयरलैंड से लिए। और मेथड्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी हमने एयरलैंड से लिए। तो टिप ऑफ द टंग आपको याद होना ये क्या है। कनाडा से क्या लिया? कनाडा से हमने लिया, देखो, फेडरेशन सिस्टम। इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो हमने कनाडा से लिया, ठीक है। हाँ, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट स्टेट पे कैसे होगी, तो वो भी हमने कहाँ पे ली? कनाडा से लिया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने कनाडा से लिया। तो कहने का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करें ना, मैं क्या कह रहा हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इसको रैंसैकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहा जाता है बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये इसमें बहुत सारी पार्ट्स आप देखोगे, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पार्ट्स देखोगे जो कि हमने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से यूके से आप याद रखो कि यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिया, ऐसे आपको याद रखना, कैबिनेट सिस्टम दिया और रूल ऑफ लॉ लिया। यूएसए से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो यूएसए से लिया हमने। हाँ, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज यूएसए से लिया, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए से लिया। जर्मनी से लिया हमने सस्पेंशन, कौन से? फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट, ये आता है। जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से हमने लिया क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट करते हैं ना, अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। और इलेक्शन जो मेंबर्स राज्यसभा को होता है, वो भी साउथ अफ्रीका से लिया। फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से हमने लिया एक तो रिपब्लिक, दूसरा क्या लिया हमने? आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से हमने देखा अभी कि रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लिए। एयरलैंड से क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो लिए, ठीक है ना। कनाडा से क्या है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम जानेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पहले हमें 8 शेड्यूल्स थे, अब आज 12 शेड्यूल्स है। अब ये 12 शेड्यूल्स से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये 12 शेड्यूल्स आप कैसे याद करोगे, इसके लिए एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। क्या है? टीयर्स, यानी आंसू, किसके? ओल्ड प्राइम मिनिस्टर की। ये आपको याद रखनी है। देखो कैसे, अगर आप देखोगे ना 12 शेड्यूल्स में टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखनी है। ट्रिक देखो कैसे, पहले हम टीयर्स देखेंगे। आपके टोटल 12 शेड्यूल्स है। टी फॉर टेरिटरी एंड स्टेट्स पहला शेड्यूल है आपका। दूसरा है आपका एमोलमेंट्स। पहले 12 शेड्यूल्स को देखेंगे, फिर ट्रिक को देखेंगे, ठीक है। पहला शेड्यूल कौन सा आपका? टेरिटरी एंड स्टेट्स।
दूसरा है एमोलमेंट्स, तीसरा है अफर्मेशन एंड ओथ्स, चौथा है आपका राज्यसभा सीट्स एलोकेशन, पांचवा है आपका शेड्यूल एरियाज, सिक्स है आपका अदर ट्राइबल एरियाज, सेवंथ है आपका फेडरलिस्ट, एट्थ है आपका ऑप्शनल लैंग्वेज, ऑप्शनल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आता है, और नाइन्थ है आपका लैंड रिफॉर्म्स, 10th आता है आपका डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको कहा जाता है, 11th आपका है पंचायत, और 12th आपका डील करता है म्यूनसिपलिटीज से। यानी टोटल कितने शेड्यूल्स आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाओगे? 12। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम कैसे आप याद रखोगे? पहला शेड्यूल कौन सा है आपका? टेरिटरी, इसके लिए आप रखोगे टी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? एम्यूलमेंट्स, उसके लिए आप याद रखोगे ई। बन गया। तीसरा है आपका एफर्मेशन है ओथ, इसके लिए आप रखोगे याद ए। ठीक है, और फिर कौन सा है आपका चौथा शेड्यूल जो है वो है राज्यसभा, उसके लिए आप रखोगे ये आर। ठीक है, फिर है आपका शेड्यूल एरियाज, उसके लिए आप याद रखोगे एस, क्योंकि टीयर्स आपको याद रखना है TEARS। तो टी फॉर टेरिटरी, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोलमेंट्स, ए फॉर ओथ, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरियाज। हो गया टीयर्स। फिर क्या है? ऑफ, OF ऑफ, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, एफ फॉर होता है फेडरलिस्ट। हो गया टीयर्स ऑफ। अब क्या है? ओल्ड, ओ फॉर फेडरल, ओ फॉर आपका ऑप्शनल लैंग्वेज आएगा, एल फॉर आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स, और डी फॉर आएगा डिफेक्शन। ठीक है ना, तो OLD हो गया ना, ओल्ड। फिर है आपका PM, P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनसिपलिटी। तो यही है आपका टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, जिसके जरिए आप शेड्यूल्स क्या याद रख सकते हो। तो फिर से एक बार, T फॉर टेरिटरी, टीयर्स करना है ना, T फॉर टेरिटरी, E फॉर एमोलमेंट्स, A फॉर अफर्मेशन एंड ओथ, R फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल एरियाज। हो गया टीयर्स। फिर है OF, O फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, F फॉर फेडरलिस्ट। हो गया। फिर है ओल्ड में आ जाएगा ऑप्शनल लैंग्वेज, ओल्ड, O फॉर ऑप्शनल लैंग्वेज, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, D फॉर डिफेक्शन। ठीक है, फिर है PM, P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनसिपलिटीज। आई होप कि आपने इस ट्रिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इस ट्रिक के जरिए यानी टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर के जरिए हम 12 शेड्यूल्स को अच्छे से याद करेंगे। इसको 2-3 बार आप लिखो, आप अच्छे से आप मतलब ना इजीली आप इसको याद कर सकते हो। कि शेड्यूल जो है ना, पहला शेड्यूल कौन सा है, दूसरा शेड्यूल कौन सा है, तीसरा शेड्यूल कौन सा है, क्योंकि ये 12 शेड्यूल्स है ना। पहला शेड्यूल कौन सा है? टेरिटरी। दूसरा शेड्यूल कौन सा? एमोलमेंट्स। तो इस तरीके से आप अगर आपने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखे तो आराम से आप इनको बता सकते हो कि पहला शेड्यूल कौन सा है और 12th कौन सा है। पहला अगर टेरिटरी है, लास्ट है म्यूनसिपलिटी। ये कैसे आप याद रखोगे? टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। देखो यहां पे हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली अभी जो है हमारे पास है 25 है। पहले कितने थे? 22 थे ओरिजिनली। आज कितने हैं? 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे आपने शेड्यूल्स याद किए ना, वैसे आप ये भी करोगे याद। शेड्यूल्स के लिए मैंने ट्रिक बोली थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोलमेंट्स, ए फॉर ओथ एंड एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरियाज। फिर उसके बाद ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, एफ फॉर फेडरल प्रोविजंस। फिर है ओल्ड, O फॉर ऑप्शनल लैंग्वेज, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, D फॉर डिफेक्शन। फिर है PM यानी टीयर्स ऑफ ओल्ड PM है ना। फिर है लास्ट पे PM, P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनसिपलिटी। ये 12 शेड्यूल्स आपने याद की। अब यहाँ पे पार्ट्स कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप इनको ट्रिक ना कीजिए, क्योंकि ट्रिक से अगर आप करोगे ना तो ये लंबी ट्रिक होती है। बहुत सारी ट्रिक्स है लेकिन वो लंबी होती है। बेटर रहेगा कि आप इनको मेमोराइज करो, 2-3 बार मेमोराइज करो, 2-3 बार रफ पे लिखो और रफ पे मेमोराइज करो। 25 पार्ट्स टिप ऑफ द टंग आपके याद होने चाहिए। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। तो मुझे कमेंट्स में आप लिखना पार्ट्स जो है ना, 25 पार्ट्स एक एक करके सारे लिखना कि 25 पार्ट्स जो है ना उनके नाम लिखना। पहला कौन है, फिर दूसरा कौन है, फिर तीसरा कौन है। लेकिन उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए पहले आप जो है मेहनत करोगे। पहले 2, 3, 4, 5 कम से कम 10-15 बार जो है ना ज़बानी क्या करोगे, इनको लिखोगे रफ पे। फिर कमेंट में मुझे लिखोगे ये 25 पार्ट्स। आई होप कि मैं चाहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन तो 25 पार्ट्स टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे देखो, पार्ट फर्स्ट जो होता है ना वो यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट सेकंड जो होता है ना वो सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड होता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर्थ होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन पार्ट फोर्थ ए, अब मैंने क्यों फिर से ये समझा, पार्ट फोर्थ ए होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका पार्ट फिफ्थ नहीं आ रहा है, फोर्थ ए आ रहा है। अब एट द एंड जब देखोगे ना वहां पे आप पाओगे 22 ही। लेकिन अब क्या होता है, ये भी एक पार्ट है लेकिन इस पार्ट को रखा गया पार्ट फोर्थ ए। तो ये जो है ना इसके लिए एक अमेंडमेंट लाई गई थी जब फंडामेंटल ड्यूटीज आपके ऐड किए गए ना, तो इसके लिए एक अमेंडमेंट लाई गई थी ना, तो तभी आपके जो पार्ट्स है ना वो बनते हैं 25।
गॉट माई पॉइंट। यूजुअली आप वैसे 12 ही देखोगे, 22 ही देखोगे, लेकिन अब ऐड हुआ। अब देखो कैसे मैं समझाता हूं। अब यहां पे पार्ट 4 ए आपने देखा ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 आप देखोगे यूनियन, पार्ट 6 देखोगे आप स्टेट्स, पार्ट 7 आप देखोगे द स्टेट्स इन पार्ट बी, पार्ट 8 देखोगे आप यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 देखोगे आप पंचायत। अब देखो 9th है पंचायत, फिर है 9th ए है म्युनिसिपलिटी, ये नया पार्ट है ना, लेकिन 9th ए इसमें रखा गया, फिर है 9th बी में रखा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो 2 पार्ट्स यहां से ऐड हुए ना, वहां से भी ऐड हुए ना, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 10 आप शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पाओगे, ठीक है, 10th आप शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पाओगे। पार्ट 11th आप रिलेशन पाओगे बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 12th आप पाओगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। उसके बाद पार्ट 13 आप ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पाओगे। पार्ट 14th आप पाओगे सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद पार्ट 14th ए आप ट्रिब्यूनल्स पाओगे। पार्ट 15th आप इलेक्शन पाओगे। पार्ट 15th उसके बाद पार्ट 16th आप पाओगे स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट अगर आप देखोगे 17th जो ऑफिशियल लैंग्वेज डील करती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 18th इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 19th आप मिसिलियंस पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 20th आप क्या पाओगे, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में है। 21 जो है वो है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, जिसमें आर्टिकल 370 था पार्ट 21 में, ठीक है। पार्ट 22 पाओगे शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटीज टू एक्सटेंड हिंदी एंड रिपील्स। देखो अब ये जो लेक्चर है ना, आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना, लेकिन आपके लिए एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट कर लेना। असाइनमेंट क्या है आपके लिए, वो ये है कि आप जो है जो ये पार्ट्स है ना, 25 पार्ट्स है ना, एक एक करके मुझे आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल पार्ट 4 है आपका फंडामेंटल, पार्ट 4 है आपका कौन सा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पार्ट 4 ए कौन सा आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसे आप लिख करके, पहला है यूनियन स्टेट, दूसरा सिटीजनशिप, ठीक है ना। कमेंट में लिखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।